हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? ये यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया आपसे कि क्या जो खेत जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं उनमें बीजों का छिड़काव किया जाता था? मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियां यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली जो कि हरियाणा में है से मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। तो यहाँ पर एक ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि मिट्टी से बने हल्का प्रतिरूप या आकृति कहाँ से मिली है? वो मिली है बनावली से, जो कि हरियाणा में है। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है एनसीईआरटी में से कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हड़प्पा सभ्यता में? सबसे पहले तो वो कालीबंगन से मिले। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे। ये कहीं कहीं पर क्वेश्चन इस रूप में भी देखा गया है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य जो कि समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगन राजस्थान से। आप जहाँ जहाँ पर भी क्वेश्चन बन रहा है वहाँ वहाँ पर आप निशान लगाते जाइए। इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती चलूँगी। आगे चलिए। इस खेत समकोण पे ये तो हो गया। समकोण पर अगर काट रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जाती थी। नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। कि जो हमारे पुरातत्वविद है जो कि पुरानी चीज़ों को खोजते हैं, उन्होंने फसलों की कटाई करने के लिए कौन कौन से वो औजार उस समय प्रयोग में करते थे उनको भी पहचानने का प्रयास किया है। वो सोच रहे हैं कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, जैसे कि आज के टाइम में हमारी दराती ले लो। दराती का पीछे का हिस्सा तो लकड़ी का होता है और आगे के हिस्सा लोह का होता है, तो उसी टाइप का एक हथियार था। उनके आधार पर ये पुरातत्वविद बोल रहे हैं कि क्या इस प्रकार के हथियार का प्रयोग फसलों की कटाई के लिए ये हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रयोग में करते थे। अधिकांशतः हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती थी, जहाँ सामान्यतः कृषि के लिए सिंचाई की ज़रूरत पड़ती थी, मतलब कि बारिश नहीं होती थी, सूखा एरिया ज़्यादा था हड़प्पा सभ्यता में। अफगानिस्तान में सोतुरघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो गया कि नहरों के अवशेष जो है वो कहाँ से मिले हैं। तो आपको याद रखना है कि ये सोतुरघई से मिले, और ये सोतुरघई कहाँ पर है? ये आपका अफगानिस्तान में है। आगे चलिए, मैं आपको सिर्फ इसमें से क्वेश्चन बताते चलूँगी कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन निकल रहे हैं। परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। गाद का अर्थ होता है मिट्टी से भर गई थी। नहरों में मिट्टी का जमाव हो गया था जिससे कि नहरें रुक गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है से मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। कि मतलब धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है वहाँ पर भी जलाशयों का प्रयोग किया जाता। तो हमने यहाँ पर 3 नगरों के नाम पढ़ लिए। एक सबसे पहले हमने पढ़ा था ये जो हमारा बनावली है, जहाँ से हमें ये मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी का हल हमें कहाँ से मिला है? बनावली से, हरियाणा में। एक ये बात आप याद रखना। दूसरा आपका शहर का नाम था कालीबंगन, राजस्थान में स्थित है। वहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो कि एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं, समकोण पर काटते हुए। इसका अर्थ हम यह लगा सकते हैं कि वहाँ पर 2 फसलें उगाई जाती थी। तीसरा नाम हमारे सामने आया है धोलावीरा। ये गुजरात में स्थित है। गुजरात से यहाँ धोलावीरा से भी जलाशयों
के साक्ष्य मिले। जलाशयों के आधार पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कृषि के लिए, सिंचाई के लिए जलाशयों का प्रयोग किया जाता था। देखिए आपकी इसमें ये दे रखा है, इसको भी रीड कर लेते हैं। ये हथियार दे रखे हैं, धातु के औजार। ये औजार दे रखे हैं कि क्या आप इन औजारों को देखकर बता सकते हो कि ये औजार जो है ये है कि क्या इनसे फसलों की कटाई होती थी? ये पत्थर के थे। तो ये देखो आगे से यहाँ से इसका पैना जो है वो तीखा है, और ये भी पीछे से चौड़े हैं, और आगे से ये भी तीखे हैं, ये भी आगे से तीखा है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनसे जो है फसलों की कटाई होती थी। पुरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती थी? भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे पहले आरंभिक रिपोर्ट में से एक से कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थे, मतलब कि जो चक्की मिली है मोहनजोदड़ो से, जिसको कि अवतल चक्की बोला गया, वो जिस उसमें उस समय अनाज पीसा जाता था। साधारणतः ये चक्कियाँ जो है वो स्थूलतः कठोर, कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल है, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता था, मतलब कि एक जगह फिक्स थी ये चक्कियाँ। इनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं ले जाया जाता था, क्योंकि ये पत्थर की बनी होती थी। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे है जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, मतलब कि आगे पीछे चलाकर बीच में अनाज को रखा जाता था, जिससे कि अनाज पीसा जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था। तथा दूसरा वे प्रकार है जिनका प्रयोग सामान्यतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया। अब कभी भी अगर सालन पत्थर का नाम आपके सामने आए तो आप ध्यान रखना कि सालन पत्थर उसको कहा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जड़ी बूटियों आदि इत्यादि मसालों इत्यादि को कूटने के लिए चक्की के प्रकार का एक साधन था, एक यंत्र था, जिससे कि जड़ी बूटियों को कूटा जाता था। हमारे बावर्ची ने यह एक यही रसोई पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अब ये आप अवतल चक्की देख लो, ऐसा बड़ा पत्थर है, और ये तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा पत्थर हो गया, और ये तो आपके आगे आएगा। नेक्स्ट आपका आता है मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक काफ़ी सुंदर शहर था, एक नियोजित शहर था, जिसकी की काफ़ी विशेषता है। इससे काफ़ी क्वेश्चन भी निकल कर आते हैं मोहनजोदड़ो से। चलिए इसको हम रीड करते हैं। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू जो है वो शहरी केंद्रों का विकास था। कि हमेशा आप याद रखना, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता थी। तो आपको हमेशा आंसर शहरी सभ्यता ही टिक करना है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है वो शहरी सभ्यता थी। और इसमें जो हम मोहनजोदड़ो पढ़ रहे, हड़प्पा पढ़ रहे, ये सारे शहर थे। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है, सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसमें सबसे पहले तो हड़प्पा नामक शहर को खोजा गया था, फिर मोहनजोदड़ो का नाम आता है। मोहनजोदड़ो में जो है बस्ती दो भागों में विभाजित थी, डिवाइडेड थी। एक छोटा भाग था जो कि ऊंची जगह पर बना हुआ था, और दूसरा जो है वो बड़ा भाग था जो कि नीची जगह पर बना गया था। ये आप थोड़ा सा देख सकते हो अंदाज़ा, 1 मिनट में दिखा देती हूँ। ये निचला शहर जो कि नीचे पर था,
तो ये याद रखना है कि जो छोटा था वो ऊंचाई पर बना है और जो नीचा था वो जो बड़ा था वो नीचे बना है। ये बड़ा हो गया, ये नीचे बना है, और जो ये छोटा था ये ऊंची जगह पर बना हुआ है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं, कुछ छूट गया क्या हमसे? नहीं, बस ये दो भागों में, हाँ, दुर्ग, इन्हीं के बारे में चर्चा हो रही है। इसको दुर्ग बोला गया था, जो कि ऊंचे भाग पर तो स्थित था लेकिन देखने में क्या है, छोटा था। इसके बारे में जिक्र चलता है कि दुर्ग और निचले शहर का नाम दिया गया था। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ था कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। मतलब कि जो ये ऊंचाई पर जगह बनी हुई थी, दुर्ग था, ये छोटा था, कच्ची ईंटों से यहाँ पर चबूतरे बने थे, और इस पूरी को जो है बड़ी बड़ी दीवारों से घेर दिया गया था, ताकि इसको जो ये बड़ा वाला शहर है, निचला शहर, उसे अलग किया जा सके। आगे देखिए, निचला शहर भी दीवार से घिरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर भी बनाया गया था, जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी धोता होगा, तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों, अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। मतलब कि इन दुर्गों को बनाने के लिए, इन चार दीवारियों को बनाने के लिए, यहाँ पर बने जो मकान बनाने के, काफ़ी श्रम की आवश्यकता पड़ी है। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता था कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया कि कैसे बस्ती बसाने, कहाँ पर कितनी जगह पे घर बसेंगे, कितनी जगह पे और अन्य चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी, और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन, मतलब कि उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें भी शामिल हैं, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टे में पकाकर बनाई गई हों, एक निश्चित अनुपात की थी। यहाँ जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई। ईंटों की बारे में जिक्र किया कि ईंटें कैसी थी, कच्ची थी कि पक्की थी। मतलब कच्चे टाइप की भी ईंटें मिली हैं, पक्की भी ईंटें मिली हैं, भट्टी में भी पकाना लोग जानते थे ईंटों को। नेक्स्ट आपका है नालों का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता में नियोजित जल प्रणाली कैसी थी, खराब थी, अच्छी थी? तो ये एक उत्तम जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया है, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। मतलब कि जो नालियों का सिस्टम है, पानी के जाने का सिस्टम, वो एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। इस हिसाब से उनको सेट किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था, तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना जरूरी था। मतलब कि एक दीवार का गली से लगना जरूरी था। उस दीवार के सहारे सारे जो है नालियों की व्यवस्था की गई थी। ये दुर्ग की बात हो रही है, जो कि हमने पढ़ा था कि जो कि ऊंचे भाग पर स्थित था और छोटा था। हालांकि अधिकांश हड़प्पा सभ्य बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। जो धोलावीरा हमने देखा था कि गुजरात में स्थित था, और लोथल जो कि गुजरात, दोनों स्थल जो है वो गुजरात में है। जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती जो है वो किले बंद थी, तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। ये देखो, ये आपको मोहनजोदड़ो की नाली दिखाएगी कि मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार को देखिए। ये इतनी बड़ी नाली कि पूरा का पूरा आदमी इसमें से निकल सकता है। मतलब कितनी अच्छी व्यवस्था की गई थी कि जब कभी भी अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो पानी को आसानी से निकाला जाए। इतनी अच्छी तरह से इसको तैयार किया गया था। नेक्स्ट आपका आता है गृह स्थापत्य। चलिए, गृह स्थापत्य को हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।
अब तक हमने जितना भी किया है आप उसको ध्यान रखना। इसमें हमने कौन कौन से नए शहरों के बारे में आज जाना, बनावली के बारे में जाना, कालीबंगा के बारे में जाना, धोलावीरा के बारे में जाना, लोथल के बारे में जाना। लोथल और धोलावीरा गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली जो है वो हरियाणा में है। और बाकी जो है ये मोहनजोदड़ो जो शहर के बारे में हमने पढ़ा, ये काफ़ी विकसित था। हड़प्पा सभ्यता आप याद रखना किसकी उत्तम जल निकास प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता का जो ये हिस्सा था वो दो हिस्सों में बंटा हुआ था, एक निचला शहर था, एक दुर्ग का क्षेत्र था। तो इसमें कई चीज़ें हैं जो याद रखने, आप जब इस वीडियो को बार बार देखोगे तो याद रखना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसकी तैयारी करेंगे। आप ध्यान रखना, जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम में जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, इन एनसीईआरटी में से ही फैक्ट निकल के आते, थोड़ा घुमा के पूछ लेगा लेकिन मिलेगा यहीं से आपको। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छी तरह से क्लियर करके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कि इस पहरे में से कहाँ से क्वेश्चन निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, छोटे छोटे बॉक्सेस में से क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को अगर आपने कलेक्ट कर लिया एक चैप्टर से, एक से ऐसे करके अगर कलेक्ट करते हो तो आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पक्का सही हो जाएंगे हिस्ट्री से। ओके चलो, बाय स्टूडेंट्स।